हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर की हमने 3 थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, टेआरकी थ्योरी। एंड आज हम बात करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरीज़ के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, या इन्होंने अपनी थ्योरीज़ के अंदर क्या क्या दिया था उससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस यूनिट से, ठीक है, या इस टॉपिक से। अगर हम बात करें सबसे पहले मल्टी फैक्टर थ्योरी की, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी इसको क्या कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत। इसको एनार्किक थ्योरी भी कहा जाता है और इसको E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। तो इसकी जो प्रस्तावना थी वो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ की इसमें बात की है। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी में इनका क्या मानना था कि कुछ भी सामान्य क्षमता जैसा नहीं होता। तो ये क्या मानते थे कि जो एक जनरल एबिलिटी की बात करते हैं वैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमारे अंदर क्या होती है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग एबिलिटीज़ होती है जो इकट्ठा मिलकर क्या करती है, काम करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे एक घर जब बनता है तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी ईंटों को मिलाकर ही एक दीवार बनाई जाती है और उन अलग अलग दीवारों को बनाकर ही हमारा घर बनता है। तो हर एक जो हमारी दीवार है उसका अलग अस्तित्व है, जो पूरा घर है उसका अलग अस्तित्व है, और इसके साथ साथ जो हमारी ईंट है या ब्रिक्स है उसका क्या है, अपना एक अस्तित्व है। तो इस तरह से इनका क्या मानना है, जब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी आपस में मिलकर एक तरह की जो हमारी डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम है उससे डील करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसको कि इन्होंने टाइप इंटेलिजेंस कहा है, और इसको मापने के लिए इन्होंने कुछ एक एट्रीब्यूट भी लिए हैं। तो उसके बारे में हम इस थ्योरी में बेसिकली बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने सोशल इंटेलिजेंस की बात की, फिर इन्होंने कंक्रीट इंटेलिजेंस की बात की, फिर इन्होंने अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात की। और इसको मेज़र कैसे करते हैं, लेवल से, रेंज से, एरिया से, स्पीड से। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल इंटेलिजेंस, इसमें क्या आती है, सोसाइटी को लेके, है ना। सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं ना, किस तरह से फ्रेंडली रहते हैं या रिजर्व्ड रहते हैं, ये सारे हमारे सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। फिर है कंक्रीट इंटेलिजेंस। यहाँ पर क्या होती है कि हम कैसे अपने दिमाग का यूज़ करके, बुद्धि का यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की अमूर्त चीज़ों को हम कैसे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी सामान्य क्षमता जैसा नहीं होता। ये किसका मानना था, थॉर्नडाइक का मानना था। देयर वॉज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटीज, ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर एन एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज, कॉमन एबिलिटी आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक एबिलिटीज़। इनका क्या मानना था कि हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटी होती है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास जितनी भी एबिलिटीज़ होती है उन सबका एक एग्रीगेशन यानी कि समूह बनाना पड़ता है। एंड द कॉमन एबिलिटी आर फाउंड इन द स्पेसिफिक एबिलिटीज़। और ये छोटी छोटी जो हमारी कॉमन एबिलिटीज़ होती है, इसी से मिलकर ही हमारी क्या बनती है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी बनती है। या किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो छोटी छोटी हमारी जो एक तरह की एबिलिटीज़ है उनको आपस में मिलाकर ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि इसके कौन कौन से टाइप्स की इन्होंने या कौन कौन सी इन्होंने स्टेजेस दी थी, तो इन्होंने सोशल इंटेलिजेंस की बात की, यानी कि सामाजिक बुद्धि, कि हम सोशली कैसे एडजस्ट करते हैं, है ना, हम समाज में कैसे रहते हैं। जो पहले पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, एक समाज में एकदम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं ना, उनको पता होता है किस टाइम पे क्या बात करनी है। तो वो क्या है, उनकी एक सोशल इंटेलिजेंस है ना। इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी भी एक सोशल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। वो जब भी कोई प्रोडक्ट बेचता है तो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं या इस तरह से इंसानों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट को कि हम उसे ले लेते हैं, ठीक है। तो उनकी वो क्या है, सोशल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है कंक्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त बुद्धि, जिसमें हम इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट एबिलिटी। हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और अपनी जो हमारी एबिलिटीज़ है उसको भी हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं, है ना, तो वो क्या है, एक तरह की मूर्त बुद्धि यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंस। वहाँ पर हम अपना दिमाग का यूज़ करें, अपनी तार्किक क्षमता का यूज़ करें, अपनी जो रीजनिंग है उसकी यूज़ कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अमूर्त बुद्धि, जैसे कि वर्बल या सिंबल को समझना, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल्स हो गए, प्लस माइनस, है ना, या ब्रैकेट हो गए, या इस तरह सेमी कॉलम हो गए हमारे इंग्लिश में ना, सिंबल्स हो गए। साइंस के जैसे सिंबल्स होते हैं उनको हम पहचान के क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंस की तरह उनको। जैसे अगर हम बात करें किसी भी
एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है H2O2, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ किसके लिए लिखी गई होगी। तो ये क्या है, हमारी अमूर्त बुद्धि यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। अब इसको मापने के लिए कुछ एक इन्होंने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। तो एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस इसके अंदर जो आते हैं वो है लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। लेवल का मतलब स्तर, रेंज का मतलब श्रेणी, एरिया का मतलब क्षेत्र, स्पीड का मतलब रफ्तार। तो लेवल के अंदर क्या आ जाता है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। जब आप किसी भी चीज़ से डील कर रहे हैं तो हम देखते हैं जो समस्या है वो समस्या कितनी कठिन है ना, इसको जो है सॉल्व करना कितना, मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको इसकी जो समाधान है वो हम कैसे करेंगे। तो ये क्या है, हमारा लेवल, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कि कितने स्तर तक ही, कितना स्तर की डिफ़िकल्टीज़ है इसमें। कि एक क्वेश्चन है उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे 10-11 लोग हैं, तो उनमें से क्या होगा कि जो 8 लोग हैं उन्होंने कितने कर दिए, 9 क्वेश्चन ठीक कर दिए, पर 1 या 2 ही बच्चा ऐसा होगा या 1 या 2 ही इंसान ऐसा होगा जो 10 के 10 को सॉल्व कर पाएगा। तो वो क्या है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कि कैसे डील करें उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए। ठीक है, फिर है रेंज, श्रेणी, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी। अब यहाँ क्या होता है कि बुद्धि के स्तर को मापते हैं डिग्री, की कितना डिफ़िकल्ट है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब डिफिकल्टीज कैसे, एक तो सिंपल क्वेश्चन हो जैसे 2+2 दे दिया तो वो क्या है, सिंपल है। ठीक है, उसकी डिग्री क्या है, एकदम सिंपल डिग्री है। श्रेणी उसकी सिंपल श्रेणी में वो आता है। फॉर एग्जांपल एक हमने क्वेश्चंस दे दिया कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चंस दे दिया निकालने के लिए, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो वो एक तरह का क्या है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज है, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। कि और कितना डिफिकल्ट है वो फाइंड आउट कहाँ से होगा, हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि हम किस तरह से उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया। एरिया के अंदर आ जाता है क्षेत्र, जैसे जहाँ पर हम क्या करते हैं, लेवल और रेंज को दोनों को रखते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर स्थितियों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है, कि कितनी स्थितियाँ थी, कितने समाधान थे, कैसे हमने इस प्रॉब्लम को देखा और कैसे हमने इसको सॉल्व किया, या जो समस्या थी वो कितनी समस्या हमारी डिफ़िकल्ट थी, और वो डिफ़िकल्ट में भी उसकी क्या डिग्री थी डिफ़िकल्ट होने की। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, एरिया में। फिर है स्पीड। स्पीड क्या होती है, रैपिडिटी, कि यह एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया देने की गति को दिखाता है। यहाँ पर क्या होगा कि हम कितने क्विकली आंसर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे से क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो हम एकदम से कई बार रिप्लाई दे देते हैं, कि कुछ भी पूछा हमारे से, ऑक्सीजन का फॉर्मूला जैसे O2 क्या है, हमने बोल दिया ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, एकदम हमने स्पीड के साथ ही आंसर दे दिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों से किसी ने क्या पूछा, इसके अलावा कोई हमने जैसे NaCl प्लस H2O प्लस COC2 का क्या रिएक्शन होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो क्या है, वो आपकी इसमें थोड़ा सा टाइम आप ले लेंगे। तो वो क्या है कि आपके आंसर देने की कितनी स्पीड है उसको दर्शाता है। तो इससे पता चलता है कि आपके जो 3 थे, जैसे कि आपकी अगर इसके अंदर हम बोले बात करें तो कंक्रीट इंटेलिजेंस लगती है, जहाँ पर आप रीजनिंग करते हैं। तो रीजनिंग करने में आप कितना टाइम ले रहे हैं, तो उसको हम मेज़र कैसे करेंगे, उसकी स्पीड से या उसके एरिया से, लेवल से, और इसके साथ साथ रेंज से। तो ये थे आपका जो भी इसके बारे में मेन चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमने यही बात करनी थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सॉरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, जो ये मल्टी फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये अलग अलग है, ये दोनों अलग लोगों ने दी है। तो अभी हमने बात की थी मल्टी फैक्टर थ्योरी की, कि अलग अलग फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, जैसे सोशल फैक्टर हो गया, कंक्रीट फैक्टर हो गया, अब्स्ट्रैक्ट फैक्टर हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस की। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। तो ये बहु प्रतिभा का सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी है। थ्योरी क्या कहेंगे, एक तरह का अजम्पशन है, यानी कि इसकी कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसका कोई भी हमारे पास एक प्रूफ नहीं है, बट इन्होंने कहा है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है। तो इन्होंने फर्स्ट टॉक अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, इसके बारे में इन्होंने कहाँ कहा था अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इन्होंने अपनी एक बुक थी जिसका नाम था फ्रेम ऑफ माइंड, जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही थी।
तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि पीपल इंस्टेंट हैव मल्टीपल डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। तो इनका मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स है या जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके पास मल्टीपल तरीके होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं सोचने के और चीज़ों को समझने के। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से नहीं सीख सकते या बुक्स से नहीं सीख सकते, हम इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि हम सीख सकते हैं। तो ये किसका मानना था? ये मानना था गार्डनर का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने ये फ्रेम ऑफ माइंड, जो फ्रेम ऑफ माइंड बुक है, इसको 1983 में लिखा था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बुद्धि का एक कार्य ना होकर बहुकार्य होती है। बुद्धि के अनेक प्रकारों में एक दूसरे में अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि सिर्फ किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि बुद्धि जो है वो बहुत सारे कारणों पर बेस्ड होती है। और इसी के साथ साथ जो अनेक प्रकार होते हैं हमारे सीखने के या समझने के चीज़ों को, वो आपस में अंतक्रिया करते हैं, जिसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें गार्डनर की कुछ और, तो इन्होंने 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। तो इसमें से भी एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सी एक जो काइंड है वो हमारे गार्डनर की जो है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से बिलोंग करता है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? इसके अंदर आते हैं आपके लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, बॉडली काइनेस्थेटिक एंड म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, सेप्शल एंड नेचुरलिस्ट। ये क्या आ जाते हैं आपके? ये सारे आपके आ जाते हैं इसके अंदर, मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर। तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक से। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि हम वर्बली यानी भाषाई रूप पर किस तरह से अपनी इंटेलिजेंस को दिखा सकते हैं। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा भाषा में अच्छा होता है ना, हमारे दिमाग का क्या होगा, एक में बहुत ही ज़्यादा हम भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी हमारे को, हम एक कवि बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं इस जब हमारी भाषा अच्छी होगी। सेकेंड है हमारा लॉजिकल या मैथमेटिकल, जिसमें कि हम तार्किक या गणितज्ञ कहते हैं, जिसमें कि गणित की कैलकुलेशन में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके अंदर अकाउंटेंट आ जाते हैं, मैथमेटिशियन आ जाते हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है बॉडली काइनेस्थेटिक, यानी कि शारीरिक गतिक इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है, यानी कि अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गति देनी है, कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो ये हमारी बॉडली काइनेस्थेटिक के अंदर आ जाती है। इसमें हमारे डांसर, स्पोर्ट्समैन है ना, इस तरह के ड्राइवर आ गए, सर्जन हो गए, है ना, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल, यानी कि संगीतमय। संगीतमय का मतलब है जिसको कि म्यूज़िक की अच्छी समझ होगी, म्यूज़िक की जो, जैसे कि म्यूज़िक कंपोज़र हो गए, सिंगर हो गए, तो उनको क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक नॉलेज होती है संगीत की, तो इसके अंदर वो सारे आ जाते हैं। फिर है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अंत व्यक्तित्व, यानी कि अपने अंदर, यानी कि खुद को समझना। इंटर का मतलब होता है अपने बीच में, ठीक है, खुद की बुद्धि को समझना। जैसे कि फिलोसफर हो गए, आध्यात्मिक गुरु हम जिनको बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अपने बारे में जिनको अच्छे से नॉलेज होती है, हु आई एम, मैं कौन हूँ। इसका ही एक जो और एक होता है वो होता है एक्सटेंशलिज्म, यानी कि अस्तित्ववाद, कि हु आई एम, वाई आई एम, ये सारे रोल्स आ जाते हैं ना। ये इसका ही एक सब क्लास भी ले सकते हैं आप, इसको डिफरेंट भी कहीं लिख सकते हैं अपने पास समझने के लिए कई बार, क्योंकि इससे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा सेप्शुअल्स, यानी कि स्थानिक। इस तरह की बुद्धि वाले लोगों को स्थान के बारे में अच्छी समझ होती है, जैसे कि आर्किटेक्चर्स हो गए, स्कल्पचर बनाते हैं जो पेंटर हो गए, इनको क्या है, किसी भी चीज़ को ये क्या कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको ईजिली समझ आ जाता है कि किस तरह का जो ये बनाई गया स्टाइल है वो कैसे बनाया गया है, क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है। ये एकदम चीज़ों को उसी स्थान पर देख कर ही क्या करते हैं, समझ पाते हैं। ये सेंस कई लोगों में होती है, ठीक है, या उसी को ही हम सेप्शुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है प्राकृतिकवाद, जिसको कि क्या पता होता है प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर की समझ होती है। इसको अभी ही न्यूली ही ऐड किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बॉटनी की नॉलेज होगी जिसको, है ना, प्लांट्स की नॉलेज होगी, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नॉलेज होगी। फार्मर भी इसमें एक एग्जाम्पल आ सकता है, क्योंकि जो किसान है उसको भी अपनी नेचर की अच्छे से समझ होती है कि किस टाइम पे बारिश आती है, किस टाइम पे क्या होता है, और किस किस एनवायरनमेंट में किस तरह की फसल लगती है। तो वो क्या है, एक तरह की उसको प्रकृति की नॉलेज है। एक हमारा बच गया था
इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंत व्यक्तित्व, यानी कि दूसरों को समझने वाला, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गया, है ना, ये सारे आ जाते हैं हमारे इंटरपर्सनल के अंदर। ये दो टर्म आपको कंफ्यूज कर सकती है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब होता है जब हम खुद के बारे में समझते हैं चीज़ों को, और इंट्रा का मतलब होता है जब हम दूसरों को समझते हैं। तो इस तरह की इंटेलिजेंस कई लोगों में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर हम इसके क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स का मतलब होता है कि क्या इसके ड्रॉबैक थे, यानी कि क्या इसकी कमी रह गई थी। तो इसकी कमी क्या थी, एक तो ये था कि इसके पास कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं था, यानी कि साक्ष्य नहीं थे, रिसर्च बेस्ड मटेरियल नहीं था, एक तरह की हाइपोथेसिस थी ये। इसमें कोई भी टेस्ट नहीं हुए थे, ये बस इन्होंने एक अजम्पशन मान ली थी कि शायद इस तरह की चीज़ें होती है, जिस वजह से क्या होती है, इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स के अंदर काम करती है। एंड द लास्ट है हमारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत जिसको कहा जाता है। तो इसको 1935 में थर्स्टन द्वारा दिया गया था। इन्होंने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण बताया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बुद्धि है वो सामान्य ना होकर एक विशिष्ट कारणों पर ही प्रदर्शन करती है, जैसे कि इनके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक फैक्टर नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। ये मानना किसका था, थर्स्टन का था। तो बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण मानते थे, और इनके अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारकों यानी कि जी का, और ना ही विशिष्ट कारकों और एस फैक्टर का प्रदर्शन है, बल्कि कुछ मौलिक कारक को समूह में कार्य करके बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब क्या होती है, ना ही कोई जनरल फैक्टर है या ना ही कोई स्पेसिफिक फैक्टर है, तो क्या होगा, कोई भी दो एबिलिटीज जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होगी वही क्या होगी, बेस बनेगी, और उसी बेस पर क्या करेगा, वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। अगर हम बात करें इसके अंदर इन्होंने कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की, तो इन्होंने प्राइमरीली 5 मेंटल एबिलिटीज़ की बात यहाँ पर की थी। तो वो कौन कौन सी थी, वर्बल एबिलिटी यानी कि शाब्दिक योग्यता, की कितनी शाब्दिक योग्यता है, किस तरह से हम शब्दों का यूज़ करते हैं, है ना। फिर है परसेप्चुअल एबिलिटी यानी कि प्रत्यक्षीकरण, हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, या कैसे चीज़ों को देखने के बाद हम एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर परसेप्शन का मतलब यही है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। फिर है सेप्शुअल एबिलिटी, ये अभी भी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, दैक्षिक योग्यता यानी कि जो एक स्थिति और योजना स्थान की दृष्टि से, जैसे कि आर्किटेक्चर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, स्थान को देखेंगे, किसी प्लेस को देखेंगे, उसको देखने के बाद उनके दिमाग में 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है, किस तरह का स्कल्पचर है ये, ठीक है, किस तरह की पेंटिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स एबिलिटी जो होती है, अंकित योग्यता की, यानी मैथ्स का कैसे यूज़ करता है, नंबर को कैसे यूज़ करता है ना। जैसे रामानुजन एक फेमस नाम है मैथमेटिशियंस में, तो वो क्या है, उनके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी, तो उनकी जो प्राइमरी एबिलिटी थी वो क्या थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर है स्मृति शक्ति यानी कि मेंटल पावर, हम कितना चीज़ों को याद रख पाते हैं, है ना, कि जो हमने कोई घटना देखी है उसको हम किस तरह से याद करते हैं, वो हमारी आ जाती है मेंटल पावर में। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फ्लुएंसी, वर्ल्ड फ्लुएंसी शब्द प्रभाव, कि हम कितनी फ्लुएंसी से बात कर रहे हैं, है ना, कितना बिना रुके चीज़ों को बता रहे हैं, ये सारी क्या आ जाती है वर्ल्ड फ्लुएंसी में। फिर है लॉजिकल पावर यानी कि रीजनिंग, कि हम तर्क, जो हमारी तर्क शक्ति है या तार्किक जो शक्ति है वो किस तरह की है, हम किस तरह से अपनी रीजनिंग को देते हैं कि किसी चीज़ के पीछे का क्या कारण हो सकता है, तो उसको देखते हुए हम किस तरह अपने लॉजिक लगाते हैं कि एक अगर बारिश हो रही है तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो हम बोलेंगे कि क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, और उससे ही क्या बन आ रही है, बारिश आ रही है। तो वो क्या है, वो हमारी एक रीजनिंग क्षमता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो अगर हम बात करें कुछ एक और इसमें, तो ये जो इनकी थ्योरी थी ये किस पे बेस्ड थी, एक तरह की इन्होंने न्यू टेक्निक को यूज़ किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल क्या होती है, मैथमेटिक एनालिसिस के बेसिस पर इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है उसको दिया था। इंस्टेंट ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, थर्स्टन थ्योरी फोकस ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, ना ही इन्होंने कोई सिंगल फैक्टर की बात की, ना ही इन्होंने जनरल एबिलिटी की बात की, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया ऐसी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की जो कि हर इंसान में होती है, और उसी के बेसिस पर जो है उसकी इंटेलिजेंस को निर्धारित किया जाता है। उसमें से भी केवल और केवल क्या होती है, दो ही चीज़ें मेन होती है जो कि हमारी सारी बुद्धि को इफेक्ट करती है। इन जितनी भी हमने पढ़ी अभी 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसमें से कोई 2 एबिलिटीज़ ह्यूमन के पास होती है, जिसकी वजह से ही क्या करता है, वो अपनी इंटेलिजेंस को दिखाता है। और जो थर्स्टन था उसने क्या किया था, स्पीयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी थी उसी को ही एक्सटेंड करके मल्टी फैक्टर थ्योरी का नाम दे दिया था।
तो आई होप आपको इसी के साथ ही पूरा टॉपिक समझ आ गया हो, और इसी के साथ हमारा मेन जितना भी इसके अंदर सारा आना था इंटेलिजेंस के अंदर वो सारा कवर हो चुका है। इससे पहले मैंने आपके लिए इसकी कुछ एक दो आई थिंक 2 या 3 वीडियो मैंने इसकी आपके लिए पहले बना दी है, तो आप उस पर जाए, अच्छे से समझे, पढ़े, और फिर जाके आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस में कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो थ्योरीज में से बनेगा, जो कि आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी होगी, टू फैक्टर थ्योरी होगी, है ना, टीआईआर की थ्योरी हो गई, और इसके साथ साथ मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो ये 3 थ्योरी है, इसमें से इसके अंदर डिटेल से पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज किसके अंदर आती है, या किसने किस तरह की एबिलिटीज़ की बात की है। ठीक है, तो यहाँ से आपके यही क्वेश्चन बनते हैं, और कई बार आपके जो बुद्धि लब्धि का हो सकता है, क्रॉनिकल एज और मेंटल एज वाला जो फॉर्मूला है वो भी पूछ ले, कंसेप्ट किसने दिया है आईक्यू का, और इसके साथ साथ जो इसमें मेन बनेगा वो आता है आपका साथ ही साथ में, जैसे कि 140 से अबव का जो बच्चा होगा उसका अगर इतना आईक्यू है तो वो कौन सी कैटेगरीज में आएगा, क्लासिफिकेशन का चार्ट जो मैंने आपको बताया है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्द।